तो लास्ट क्लास में अपने ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर दिया था ना, तो उसके बारे में जो भी थ्योरी थी मैंने बता दी थी आपको। किसी को डाउट है क्या? अगर कोई चीज़ समझ नहीं है पूछ सकते हो, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस पे मैंने एग्जाम्पल करवाए थे एक दो आपको, अब बाकी एग्जाम्पल्स करते हैं। उसमें अपने ये देख लिया था कि भाई अगर सर अपने पास जब भी ग्राफिकल मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप कब कर सकते हो? जब दो वेरिएबल में। अगर तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएंगे तो वहाँ आप ग्राफिकल मेथड नहीं लगा सकते, तो उसके लिए आगे फिर सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना होता है। तो ग्राफिकल मेथड तभी लगा सकते हो जब दो वेरिएबल में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और फिर इसमें इसका जो सॉल्व करने का मेथड क्या रहता है वो मैंने बताया था। सबसे पहले अपन जो भी अपने प्रतिबंध होते हैं उनका ग्राफ बनाते हैं, यानी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर उनके जो असमीकाएँ हैं उनका जो क्षेत्र है वो प्लॉट करते हैं। फिर उनमें से उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो निकालते हैं। अब अगर उभयनिष्ठ क्षेत्र है तब तो वहाँ पे सुसंगत क्षेत्र हल क्षेत्र मिल जाएगा, अगर नहीं है तो वहाँ सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा। दो ही तो केस हो सकते हैं। अगर वो हो जाए तो वहाँ पे फिर सर वहाँ पे इष्टतम हल नहीं मिलेगा अपन को। अब अगर मान लो सुसंगत हल क्षेत्र आपको मिल गया है तो फिर वहाँ पे उसमें दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो वो परिबद्ध होगा या अपरिबद्ध होगा। अगर परिबद्ध होगा तो वो बहुभुज टाइप का बनता है, ये भी देख लिया अपन ने। और परिबद्ध होगा तो उसमें या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, दो ही केस आते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका हल है वो परिबद्ध होगा, यानी क्षेत्र अगर परिबद्ध है तो उसमें हल क्या होगा? हमेशा परिबद्ध होगा। लेकिन अगर क्षेत्र अपरिबद्ध है तो वहां हल परिबद्ध या अपरिबद्ध कुछ भी हो सकता है। इस पे मैं एग्जाम्पल आज करवाऊंगा आपको, पिछली क्लास में अपने इस पे एग्जाम्पल नहीं किया था, ठीक है। फिर वही बात है कि सर अगर हल क्षेत्र आ गया तो अपन जो कॉर्नर पॉइंट है उनको रख के देखते हैं, क्योंकि उस हल क्षेत्र में जितने भी आपके सॉल्यूशन है वो सारे क्या होते हैं? सुसंगत हल होते हैं। और उन्हीं सुसंगत हलों में से क्या बनता है? इष्टतम हल बनता है। लेकिन सर सभी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप केवल कॉर्नर पॉइंट है उनको चेक कर लो, और उनमें से जो मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे जेड को, वो उसका क्या बन जाता है? इष्टतम हल बन जाता है, और उस पर जो मान आएगा वो इष्टतम मान बन जाता है। ये था कि नहीं? फिर मैंने कहा था कि दो या दो से ज्यादा हल या इनफाइनाइट हल या वैकल्पिक इष्टतम हल कब मिलता है? जब उसमें कम से कम एक, यानी कब चांसेस होते हैं इसको मिलने के लिए? सर उद्देश्य फलन के पैरेलल एक कांस्टेंट होना चाहिए, तभी चांस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उद्देश्य फलन के पैरेलल कांस्टेंट है तो वहां पे हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, वहां एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी कांस्टेंट पैरेलल नहीं है इसका मतलब वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ये अपन यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। आगे बात समझ में? अब अपन एग्जांपल करते हैं इस पे बचे हुए जो अपने जो भी, जैसे मान लो कि हल क्षेत्र है वो अपरिबद्ध हो जाए तो उसमें जो आपका हल है वो परिबद्ध हो सकता है, अपरिबद्ध हो सकता है। इस टाइप की क्वेश्चंस भी करते हैं। एक दो क्वेश्चन आप वैसे भी ट्राई करो, चलो लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे इसमें, मैक्सिमम जेड बराबर, ये करवा थोड़ी दिया देखना, मैक्सिमम जेड बराबर 4x 2x1 प्लस 4x2 करवा दिया था क्या ये? कंस्टेंट क्या थे इसके? नहीं, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 5 करवा दिया कि? करवा दिया। दूसरा लिख लो, नेक्स्ट लिख लो। तो लिखे आप इसमें, नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम जेड बराबर, मैक्सिमम जेड बराबर 6x1 प्लस x2, 6x1 प्लस x2 सच दैट, और इसमें जो कंस्टेंट है वो लिखें इसमें 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहने से। और साथ में वो है ही कि x1 और x2 क्या दे रखे हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वरना तो ये एलपीपी नहीं बनेगा, है ना। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये एलपीपी नहीं बनेगा। इसको पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो और देखो कौन सा एरिया आ रहा है, फिर इसमें क्या क्या हल क्षेत्र वगैरह सब बताओ क्या क्या हो सकता है, बनाओ देखें। और लाइन ड्रॉ करना मैंने बताया हुआ है,
एक बार आप x1 को 0 रखें, x2 का मान आ जाएगा, और x2 को 0 रखोगे तो x1 का मान आ जाएगा। फिर उनसे लाइन प्लॉट कर सकते हैं अपन। पता है सबको इस चीज का? बनाए इसमें या अगर मैं x1 लिखूं और यहाँ पे अगर मैं x2 लिखूं, तो अपने पास यहाँ पे सर पहले 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3, ये प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं x1 को 0 करता हूँ तो यहाँ से 0 कोमा, या फिर आगे लिख देते हैं, तो यहाँ से कौन कौन से पॉइंट आएंगे देखो। एक तो आ जाएगा सर x1 को आप 0 रखो तो x2 का वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे x2 को 0 रखता हूँ तो x1 की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, तो सर 1.3/2 कोमा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से दूसरी लाइन है वो लिख लो आप, x1 बराबर x2, यही तो x1 बराबर x2 लाइन हो जाएगी, तो y बराबर x टाइप की लाइन ही तो है। तो ये लाइन तो आप डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हो। कौन सी लाइन होगी सर? ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी वहां पे। अब आपको 0,3, तो 0,3 कहाँ होगा? 0,3 सर मान लो यहाँ ऊपर है, तो ये पॉइंट लिख लो 0,3। फिर ये कह रहा है 3/2,0, तो 3/2,0 लगभग मान लो यहाँ मान लेते हैं, तो ये अपने पास होगा 3/2,0। इनको मिलाने वाली लाइन, तो ये इनको मिला सकते हो आप, तो सर ये लाइन बनेगी। बताओ हाँ या ना। अब मैंने आपसे ये कहा था कि भाई इसमें लेस इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल की जो इनइक्वलिटी होती है, समीकरण होती है, तो उसमें आप कोई एक पॉइंट रख के देख लिया करो एक साइड का। तो अब आप देखो, इधर ध्यान दो। अब वो यहाँ पे जो हमें कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है पहले वाले में? अब देखो इसमें 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसमें 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है कि इसको? इसका मतलब सर उससे उधर होगा, तो इसका मतलब यहाँ से इसका हल क्षेत्र है वो ये आएगा, राइट? समझ पा रहे हो सभी इसको? आया ना? इस लाइन के इस साइड होगा, समझ में आ रही है बात? तो सर इस साइड होगा ये। अब कौन सा काम आएगा वो देखेंगे अपन तो। और ये अपने पास x1 बराबर x2 है, लेकिन ये कह रहा है x2 है वो x1 से बड़ा होना चाहिए। x2 मतलब y, और ये x1 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा पॉइंट रखें? कोई एक पॉइंट रख के देख लो आप। जैसे मान लो अगर इस साइड वाला आएगा तो आप ये पॉइंट रख लो, आ रहा है क्या उसमें? अरे इसमें रख के देख लो ना, सेटिस्फाई हो रहा है? अरे अब तुम्हें ये लाइन दे रखी है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि इस लाइन के इधर कोई पॉइंट रख लेना और इस लाइन के उधर कोई पॉइंट रख लेना, जिधर सेटिस्फाई कर जाए उधर का क्षेत्र आ जाएगा। तो इसके इधर एक पॉइंट ये पड़ा है ना आपके पास, तो ये रख लो उसमें, और इसके उधर ये पॉइंट पड़ा, ये रहा। तो अब आपको पता है इसमें x1 की वैल्यू कितनी है और x2 की वैल्यू कितनी है, तो ये रखनी नहीं आती क्या? इसमें कितना आएगा? अरे यार ये पॉइंट वैल्यू इसमें रखें, कितना आएगा? तुम सुनने सुनने कैसे हो रखे हो? सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, इसका मतलब कौन सा एरिया आएगा सर? उधर वाला आएगा। तुम लोग पढ़ के आते हो नहीं पीछे का, तो ऐसे सुन कैसे आ रखी है? हैं? हाँ रिंकू, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को। जिला जिला कह रहा हूँ ये पॉइंट आएगा, वो इतना में तो पता देना चाहिए सर वो उधर वाला आएगा। जागते रहो। इस टाइम आते हो ना तो 5-6 चाय खींच के आया करो। और फिर भी नहीं पार पड़े तो थर्मस रख लो एक, तो तुम्हें अलाउ है कि भी आप यहाँ से बैठ के चाय आराम से पीते रहा करो। है ना? तो ये ऐसे अगर डिसाइड नहीं हो पाए ना तो आप पॉइंट रख लिया करो कोई भी एक, जो इधर पॉइंट आपके पास है, ठीक है। अब इसका मतलब कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि सर ये कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन एरिया कौन सा है बताओ? सर यहाँ कॉमन एरिया ये हो जाएगा, देखो कॉमन एरिया ये होगा, यहाँ से लेके ये वाला, और इधर ये वाला, और सर यहाँ ये वाला, क्योंकि ये तो काम में नहीं आएगा अपने इधर तो,
इसका मतलब सर यहाँ से इस साइड में ये हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। तो ऐसे मान लो ऊपर एक्स एक्सिस चलता रहेगा और इस साइड से ये एरिया चलता रहेगा, ये वाला कौन सा एरिया आ गया बताओ। तो पहले तो ये बताओ सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है कि नहीं है, विद्यमान है भाई, सुसंगत हल क्षेत्र मिल गया अपन को, क्योंकि सर कॉमन एरिया ये मिल गया आपको। तो ये हमारा सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान है सारा जो भी है। क्या ये बाउंडेड है, नहीं है। इसका मतलब सर ये जो हमारा सुसंगत हल क्षेत्र है ये अपरिबद्ध हल क्षेत्र है। कौन सा है, अपरिबद्ध हल क्षेत्र है। अब अपना काम है कि इसमें सर अब इसमें देखते हैं कि अपरिबद्ध हल क्षेत्र है तो हमें इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना है, इष्टतम हल देखना है। तो वो कहाँ देखते हो, कॉर्नर पॉइंट पे। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं बताओ। एक तो ये रहा, एक सर कॉर्नर पॉइंट ये रहा, दो ही तो कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ये रहा एक ये रहा। अब आप एक बात बताओ, तो हमारे पास जो मैक्सिमम जेड है वो ये दे रखा है, तो ये पहले तो पॉइंट निकालो कौन सा आएगा, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लो कौन सा आएगा बताओ। इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालें कौन सा आएगा। अरे इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं ना। यहाँ x1 बराबर x2 है तो रख दो इसमें। तो यहाँ पे अगर आप x1 बराबर x2 रखें 3x1 बराबर 3 तो x1 बराबर 1 आ गया क्या। तो x1 बराबर 1 है तो x2 बराबर भी 1 होगा। तो कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये 1,1 पॉइंट। और ये कौन सा है 0,3। अब आप देखो इधर ध्यान दो, तो सर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट तो दो ही आए, इसको आप नाम दे दो a और इसको आपने b नाम दे दिया मान लो। तो सर एक तो कॉर्नर पॉइंट आया 1,1 और एक कॉर्नर पॉइंट कौन सा आ गया बताओ सर, ये आ गया अपने पास 0,3। दो ही तो कॉर्नर पॉइंट आए ना। अब जब आप यहाँ 1,1 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, मैक्सिमम जेड बराबर 7। तो सर इस केस में तो मान आ रहा है ना जेड का, वो आ रहा है 7। और इस केस में जब आप 0,3 रखेंगे तो सर इसमें आ रहा है जेड बराबर 3। लेकिन क्या ये मैक्सिमम मान है क्या। अब इस हल क्षेत्र पे आगे आप पॉइंट बढ़ाते जाओगे तो सर इसका मान तो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे हल क्षेत्र है वो अपरिबद्ध है और आपका हल भी अपरिबद्ध है, क्योंकि आप देख लो इधर ये मान बढ़ाते जाओ और इसका मान बढ़ता जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। आप देख लो इसमें x2 का मान भी आप 0,3 ले, जरूरी थोड़ी है आप 0,4 ले लो, 0,5 ले लो, कहीं तक भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस केस में आपके पास इष्टतम हल नहीं मिलेगा, जबकि विद्यमान तो है यहाँ पे अपने पास है वो इष्टतम हल। अब क्या है सर, अपरिबद्ध है, तो आपको इष्टतम मान का नहीं पता यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि हमेशा बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो वो आपसे फिर ऑप्शन क्या पूछेगा, इसका हल है वो अपरिबद्ध है, इसका हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, इस टाइप के ऑप्शन बना देगा। इनफाइनाइट हल है जो भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकला सर, यहाँ पे हल क्षेत्र अपरिबद्ध, हल क्षेत्र क्या है अपरिबद्ध है, और सर यहाँ पे हल है वो भी क्या है अपरिबद्ध। तो हल है वो भी क्या आ जाएगा अपरिबद्ध। तो ये लिख लो इसमें, हल भी क्या लिख लो अपरिबद्ध आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए कि मैक्सिमम जेड कितना होगा, क्योंकि सर हर वैल्यू आप मान बढ़ाते जाओ इसका मान यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो ये कौन सा केस हो गया सर, यहाँ पे हल जो है हल क्षेत्र है वो भी अपरिबद्ध है और आपका हल है वो भी अपरिबद्ध है। लिख लेंगे। तो आप ये मत कह देना कि ये 7 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सर इसमें तो आप ये मान लो इसमें 0,100 पॉइंट भी इसमें आएगा, तो 0,100 रख दोगे तो सर 100 ही आ जाएगा। 0,1 करोड़ रख दो वो भी आएगा इसमें। तो इसका मतलब सर इसका मान अपन फिक्स नहीं बता सकते कितना मैक्सिमम जेड क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हल क्षेत्र भी अपरिबद्ध हो गया और अपना हल है वो भी क्या हो गया अपरिबद्ध हो गया। तो ये दोनों चीजें आप लिख लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हल भी अपरिबद्ध है और हल क्षेत्र है वो भी अपरिबद्ध है। आई बात समझ में, बताओ। लेकिन अगर मैं इसी में मैक्सिमम जेड किया है मैंने, अगर मैं मिनिमम जेड कर दूं यहां तो
मिनिमम जेड भी कर सकते हैं अपन। तो मिनिमम जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, इसके कॉर्नर पॉइंट चेक कर लो। तो कॉर्नर पॉइंट पे ये 1,1 पे क्या आ रहा है, 1,1 पे 7 आ रहा है, लेकिन 0,3 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सर मिनिमम मान तो 3 मिल जाएगा इसका, है? कैसे हो सकता है, मिनिमम पूछा है उसने, कैसे हो सकता है? बिल्कुल कैसे हो सकता है बताओ, मिनिमम नीचे आएंगे ना, ऊपर थोड़ जाएंगे, क्योंकि x1 x2 नेगेटिव नहीं हो सकते। आप ये सोचो भाई x1 x2 तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ना, और यहाँ पे ये हमेशा प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसका मान तो हमेशा x1 x2 कुछ भी रखो, अगर बढ़ाओगे तो बढ़ता ही जाएगा ना, नहीं? तो ये ध्यान रखेंगे। लिख लो, पहले इसको लिखो। नहीं तो कहाँ मिलेगा हल, इसमें हल मिलेगा ही नहीं ना इसमें। कौन सा मिलाओगे बताओ, बताओ। इनफाइनाइट तो छोड़ो, एक तो बताओ। नहीं मिलेगा बेटा, कहाँ मिल रहा है, आप जो रखोगे उससे बड़ा मान फिर मिल जाएगा। भाई आपको पता है, आप जो भी नंबर रखोगे उससे बड़ा नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको मैक्सिमाइज करते ही जाओगे हमेशा। लिखे जल्दी से। कौन से में, कौन सी लाइन में? पॉइंट सेम क्यों आएंगे, क्या बताया था मैंने? तो मैंने ये बताया था कि अगर आप मैक्सिमम या मिनिमम किससे चेक करते हो, इसी में रखते हो ना। अब इसके एक पैरेलल कंस्ट्रेंट आता है, उसकी बात हुई थी बेटा। पॉइंट सेम क्यों होंगे, एक बात बताओ, ये पॉइंट है 1,1 है, तो ये पॉइंट 1,1 आएगा क्या? ऐसे सेम होने लगे तो इस लाइन का मतलब ही क्या है भाई? वो तो आप ये, वो इसलिए बताया था मैंने कि आप उस लाइन को इस लाइन पे पैरेलल करोगे, तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई आप कॉर्नर पॉइंट क्यों रखते हैं। तो मैंने कहा था जब आप इस उद्देश्य फलन को आप ड्रॉ करते हैं, तो वो जब भी आपका बाहर निकलेगा उस लाइन को आप प्लॉट करते जाएंगे, या तो कॉर्नर पॉइंट से होके निकलता है, या मैंने कहा था एक कंस्ट्रेंट के पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल हो जाता है तो उस केस में आप इसमें मान रखो या इसमें रख दो, बात तो एक ही है, नहीं? अरे कोई लाइन अगर इसके पैरेलल आ गई तो उसमें मैक्सिमम कब होगा, वो जब वो मान यहाँ आएगा, उसमें रखने पे, इसलिए मैंने बताया था। इस लाइन पे पॉइंट सेम क्यों होंगे, लाइन तो किसी हो, पॉइंट तो जब लाइन बढ़ रही है तो पॉइंट बढ़ेंगे नहीं क्या? अरे जब लाइन आपने यहां ली, आपने इसको बढ़ाया, तो पॉइंट तो बढ़ा होगा ना, लाइन कैसे बढ़ेगी? x1 या x2 को चेंज तो करोगे तभी तो लाइन बढ़ेगी। हाँ, तो लाइन पे बिंदु सेम नहीं होते बेटा। और उस पे मैंने ये बताया था कि उनके कॉर्नर पॉइंट पे, अगर दो कॉर्नर पॉइंट पे मान सेम आता है, तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन पे सब पे मान सेम आएगा, उन पॉइंटों पे मान सेम आएगा। मैंने ये बताया पॉइंट सेम कैसे हो सकते हैं, आई बात समझ में? हाँ। तो अब इसी प्रॉब्लम को आप मिनिमम जेड कर दोगे तो यहाँ पे इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, और इसका जो इष्टतम मान है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इष्टतम हल क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। इसका मतलब सर ये ऐसा एग्जाम्पल हो गया, इसी से आपने दो एग्जाम्पल बना लिए, क्या कि अपरिबद्ध हल क्षेत्र था तो उसके पास अपरिबद्ध हल हो सकता है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अपरिबद्ध हल क्षेत्र है लेकिन जो आपका हल है वो परिबद्ध हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, देखो मिनिमम जेड बराबर क्या था क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन क्या था अपने पास, 6x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा 6x1 प्लस x2, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे कंस्टेंट लगा दें सच दैट, और यहाँ अपने पास क्या है 2x1 प्लस x2,
2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और क्या कह रहा है यहाँ पे सर, यहाँ से x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा अपने पास x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में अब वो डायग्राम तो यही बनेगा, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सेम ही बनेगा इसमें। लेकिन सर इस केस में आपके पास जो हल क्षेत्र है वो जो आया वो अपरिबद्ध है। इसमें जो क्षेत्र है वो क्या है, अपरिबद्ध है। क्षेत्र क्या रहेगा, अपरिबद्ध, क्योंकि जो पीछे बना हुआ है वही सेम बन जाएगा। लेकिन सर हल जो है ना इसमें वो परिबद्ध आ जाएगा। हल क्या आ जाएगा इसमें, परिबद्ध। और क्या आएगा वो भी देख लो सर, इसमें इसका जो हल है वो आ जाएगा, यानी जो इष्टतम हल है वो क्या हो जाएगा, बोलो। इष्टतम हल है वो जाएगा इसका 3 कैसे होगा, 0,3। और मान है वो क्या हो जाएगा, तो इष्टतम मान क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। ये है। और यूनिक सॉल्यूशन होगा इस केस में, क्या होगा, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि सर एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल है, तो उसका अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, तो उसका हल जो है वो क्या होगा हमेशा, या तो क्या होगा, परिबद्ध हो सकता है या अपरिबद्ध हो सकता है। ये बात तो समझ में आ गई ना सबको। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हल अपरिबद्ध है, हल अगर अपरिबद्ध है तो क्षेत्र को हमेशा क्या होना पड़ेगा, अपरिबद्ध होना पड़ेगा। अगर हल अपरिबद्ध है तो क्षेत्र को हमेशा क्या होना पड़ेगा, अपरिबद्ध होना पड़ेगा। लेकिन क्षेत्र अपरिबद्ध है तो हल सर अपरिबद्ध भी हो सकता है, परिबद्ध भी हो सकता है। और जब क्षेत्र परिबद्ध था तो हल हमेशा परिबद्ध होगा। ये बता दिया था मैंने, जब क्षेत्र परिबद्ध है तो हल हमेशा क्या होगा, परिबद्ध होगा। ये नोट लिख लेंगे जो मैं बोला अभी। तो पहले इसको उतार लो, फिर मैं एक नोट लिखवा देता हूं। अभी इसका मान हमेशा बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्षेत्र परिबद्ध कैसे हो सकता है इसमें। हाँ हाँ, तो मिनिमम मान यही होगा ना इसका, बिल्कुल। हल परिबद्ध हो रहा है इसमें, ध्यान रखेंगे, जबकि क्षेत्र तो है परिबद्ध ही है इसमें। तो मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई ना, तो वही मैंने बताया था आपको। अब देखो इसमें एक नोट लिख सकते हो, ये लिख लिया क्या सबने, एक नोट लिख लो। नोट लिखें सभी एक। यदि, देखो सभी, यदि एलपीपी के पास, यदि एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल विद्यमान है, यदि एलपीपी के पास, यदि एलपीपी के पास हल अपरिबद्ध या अपरिबद्ध हल विद्यमान है, अपरिबद्ध हल विद्यमान है, यदि एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल विद्यमान है तो हल क्षेत्र अपरिबद्ध होगा, तो हल क्षेत्र अपरिबद्ध होगा, तो हल क्षेत्र अपरिबद्ध होगा, तो हल क्षेत्र अपरिबद्ध होगा। परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, दूसरी में ये तो मैं लिखवा दिया था कल, लिखवाया नहीं था क्या, चलो लिख लो। यदि एलपीपी का हल क्षेत्र अपरिबद्ध है तो एलपीपी का हल परिबद्ध या अपरिबद्ध हो सकता है। यदि, पहले ये लिख लिया कि बताओ, ये लिख लिया कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया, क्या लिखा बोलो। यदि एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल है तो हल क्षेत्र अपरिबद्ध होगा। ठीक है, इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, मतलब क्या हुआ वो लिख लो। चलो, यदि एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, यदि एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, यदि एलपीपी के पास अपरिबद्ध हल क्षेत्र विद्यमान है तो
हल परिबद्ध या अपरिबद्ध हो सकता है। तो हल परिबद्ध या अपरिबद्ध हो सकता है, इसका एग्जाम्पल अपन ने लिख लिया। हल परिबद्ध या अपरिबद्ध हो सकता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? एग्जाम्पल लिख लिया इसका अपन ने, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करो सभी, तो ये नोट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करो आप, क्वेश्चन लिखो। मैक्सिमम जेड बराबर दे रखा में x1 प्लस x2। मैक्सिमम जेड बराबर x1 प्लस x2 सच दैट इसके जो कंस्टेंट है वो दे रखे में x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। और दूसरा देखिए -3x1 प्लस x2 -3x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और साथ में x1 x2 ये हमें दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमें एलपीपी दे रखी है, लिख लो सभी, ठीक है। इसका देखो पहले तो सुसंगत हल क्षेत्र है या नहीं है तो कौन सा है, परिबद्ध है अपरिबद्ध है, तो इसके बारे में पूरा कंक्लूजन आपको निकालना है। करें सभी इसको। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे इसमें, सर इसके जो कंस्टेंट दे रखे हैं उनको अपन, जो भी प्रतिबंध दे रखे हैं उनको अपन प्लॉट करेंगे। तो देखो इसमें लाइन क्या है सर, एक तो x1 प्लस x2 और बराबर 1 दे रखा है, और -3x1 प्लस x2 और इक्वल्स टू 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास कौन से पॉइंट आएंगे, 1 0 0 1, एक तो ये आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखें तो अगर x2 0 है तो x1 -1 हो जाएगा, तो -1 0 आ रहा है एक तो, और दूसरा पॉइंट आएगा 0 और ये 0 रख देंगे तो 3, तो 0,3 आएगा। इनको प्लॉट करो देखो, तो ये मान लेते हैं अपना x2 है और ये अपना क्या है x1 है, इस पे x2 है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? और ये पॉइंट होता है अपना 0 0। अब इनको दर्शाओ देखो, 1 0 0 1, तो ये मान लेते हैं कि सर ये 1 0 है, 0 1 है, और यहाँ पे अपना मान लेते हैं ये अपने पास क्या है 1 0 है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। दूसरा अगर देखें 0,3 कहाँ होगा, सर यहाँ मान लेते हैं ये अपने पास 0,3 है, ठीक है। और -1,0 इस साइड होगा, तो ये मिला लो इसको, तो ये इस टाइप की लाइन बनेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन ने ड्रॉ कर ली अपन ने, अब इनमें देखते हैं कौन सा एरिया आएगा। तो इसमें कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो सर ये तो ये कहना चाह रहा है आपसे कौन सा होगा इसमें एरिया, सर ये वाले की बात कर रहे हैं। नहीं, इधर वाला तो काउंट ही नहीं होगा, तो अपन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आगे बात सुन में, अरे ये जो लाइन है इसमें कौन सा एरिया आएगा बेटा, 0 0 रख लो ना, इस लाइन के इधर वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो एक पॉइंट रख लो, कोई भी काम हो गया अपना, तो इस लाइन के इधर होगा। अब ये दर्शाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो काम ही नहीं आता अपने वैसे भी, क्योंकि इससे इधर रहना है और इससे ऊपर रहना है। आगे बात समझ में। और जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये क्या आया सर, ये लाइन ये आ गई ये रही। अब इस लाइन के इधर आएगा पॉइंट रखना है, तो इस लाइन के इधर 1,0,1 पॉइंट है कि नहीं है, रख के देख लो। तो 0,1 रखो, हो रहा है सेटिस्फाई? नहीं हो रहा ना, इसका मतलब सर इस रेखा की इस साइड वाला आएगा, तो इस साइड का मतलब कौन सा आएगा सर, ये वाला। समझ में आ रहा है कि इससे इधर वाला तो मत ड्रॉ करो, क्योंकि ये तो अपने काम का ही नहीं है। कॉमन एरिया कौन सा है, तो सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, तो इष्टतम हल विद्यमान नहीं होगा, ये वो वाला केस आ जाएगा। तो ऐसा केस भी आ सकता है, कोई हल नहीं है इसमें। आगे बात सुन में, तो पहले इसको ड्रॉ कर लो।
तो ये इस साइड वाले की बात कर रहे हैं। तो इधर ये हो गया और इस साइड में ये हो गया, तो सर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है इसमें। तो क्या क्या सिचुएशन आएगी, लिख लो आप। तो सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, एक तो ये केस हो गया। तो जो भी लिखना चाहें इसमें आप लिख सकते हैं। तो सुसंगत हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है। इसका मतलब कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं होगा, कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं होगा, कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं होगा। तो नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन और नो फिजिबल सॉल्यूशन और नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सारी चीजें आ जाएंगी। या नो सॉल्यूशन भी लिखा सकता है, कोई हल नहीं है। अब ऑप्शन कुछ भी बना सकता है ना, उसकी मर्जी है। अब लिख दे कोई हल नहीं है, वो भी सही है। तो नो सॉल्यूशन का केस भी लिख सकते हो आप। कोई इष्टतम हल नहीं है मतलब नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। और नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन। लिख लो इसको, है परिबद्ध दिख रहा है। जब सुसंगत हल क्षेत्र ही नहीं है तो परिबद्ध है, परिबद्ध क्यों देखना है? कौन होगा परिबद्ध? परिबद्ध कौन होगा बेटा? परिबद्ध वो होता है जो सुसंगत हल क्षेत्र, उसी को तो देखोगे परिबद्ध। परिबद्ध क्या होता है? परिबद्ध अपन ये थोड़ी देख रहे हैं, अपन यहाँ पे परिबद्ध की डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं अपन। जो अपना सुसंगत हल क्षेत्र आएगा वो परिबद्ध है या अपरिबद्ध है, वो देखना है। तो परिबद्ध मतलब बाउंड्री होंगी उसकी चारों तरफ, बंद होगा चारों तरफ से। अब आप कह रहे हो सर ये परिबद्ध, बिल्कुल ये परिबद्ध है, लेकिन क्या परिबद्ध है बताओ? ये आपने कहा ये परिबद्ध है, अब तो क्या परिबद्ध है, किसको परिबद्ध बता रहे हो आप? क्या है ये, बोलो। आपने कहा कि सर ये परिबद्ध है, तो क्या परिबद्ध है, मैं वही पूछ रहा हूँ। आपने कहा ये परिबद्ध है, ये मतलब ये कौन, त्रिभुज कौन है बेटा? सुसंगत हल क्षेत्र आता है ना, वो परिबद्ध है या अपरिबद्ध है, ये लिखवाया है मैंने। दोबारा देखो वीडियो, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है ना। क्लास में नहीं थे ना? हाँ, तो वही असर है। तो लेकिन जब अपना साथी साथ में रह रहा हो उसका फायदा उठाना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर सुसंगत हल क्षेत्र आता है देन आपको परिबद्ध अपरिबद्ध देखना है। अब यहाँ सुसंगत हल क्षेत्र ही नहीं है तो आप परिबद्ध अपरिबद्ध किसको देखोगे? अब ये एरिया जो है वो तो परिबद्ध है, बिल्कुल है, लेकिन उससे हमें क्या करना है? एरिया तो परिबद्ध होता ही है जिसके बाउंड्री हो चारों तरफ, और जिसके बाउंड्री एक तरफ से खुली है, प्लॉट ही मान लो ना। अगर तीन तरफ बाउंड्री कर दी, एक तरफ से खुला है तो वह परिबद्ध रहेगा, और चारों तरफ बाउंड्री कर दो वो परिबद्ध हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? अब एक एग्जाम्पल और लिखो, चलो करो। इसलिए मैंने जितने भी आपको केस जो लिखवाए थे ना, सब पे एक एक एग्जाम्पल दे दिया है कि कौन से किस तरीके से अपन, जैसे लिखे आप एक क्वेश्चन लिखें। देखो मैक्सिमम जेड बराबर 2x1 + x2,
मैक्सिमम z बराबर 2x1 प्लस x2 सच दैट x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और दूसरा कंस्टेंट है x1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, और x1 x2 है वो क्या दे रखे हैं हमें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखे हैं। इसको प्लॉट करें, बताएं क्या है। तो पहले तो इसमें डायग्राम बनाओ जल्दी से। सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे आप, डायग्राम। अब ग्राफिकल पे आपको जो सीट मिलेगी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जो नया केस कुछ बन सकता है वो सारे केस मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा कोई नया केस नहीं बनेगा। अब आपका काम है कि इस पर प्रैक्टिस करना, वो आपको मंडे को सीट मिलेगी, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तो आपकी यहाँ पे चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें प्लॉट कर लिया कि आप लोगों ने, क्या आ रहा है बताओ। देखो ये x1 है और ये x2 है और ये 0,0 है। सर इस साइड बनाना है हमें, जो भी एरिया आएगा। देखो x1 प्लस x2 बराबर 1, तो ये लाइन तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं सर। 1 0 0 1 पॉइंट आएंगे इसमें, कौन से, 1 0 और 0 1। तो ये अपन यहाँ पे मान लो ये अपना 1 0 है और ये मान लिया अपन ने 0 1 है, तो इनको मिला दो, तो सर ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी, और ये पॉइंट हो गया अपना 1 0, और सर ये हो गया अपना 0 1। अब ये कह रहा है कि ये कौन सी लाइन है, x1 बराबर 3, कौन सी लाइन है, x1 बराबर 3, तो x1 बराबर 3 लाइन मान लो यहाँ पे हो जाएगी, तो सर ये लाइन हो जाएगी। ये बताई हुई है मेरी लाइन ड्रॉ करना, ये लाइन ड्रॉ करनी बताई हुई है ना। अब सर यहाँ से देखो सब में लेस देन का साइन है, तो 0 है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, यानी इस साइड होगा। तो सर एक तो ये होगा यहाँ से, और एक होगा ये वाला, ये पूरा ही आएगा इस साइड में जो भी है या ना। तो इसमें पूरे में ये पूरा आएगा, और ये तो कॉमन कौन सा आया, यही हो गया कॉमन। कॉमन ये हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब सर यहाँ से कॉमन एरिया क्या आ रहा है, सर कॉमन एरिया तो इसका ये आ रहा है, एक तो ये, यहाँ से कॉमन एरिया क्या आ रहा है, ये बन रहा है, ये वाला सारा कॉमन बन रहा है। ठीक है, ये सारा कॉमन आ रहा है, ये वाला जो एरिया। हाँ हाँ, 0 0 सिटीज में, हाँ ये वाला एरिया आ रहा है। कौन सा वाला, क्यों, हाँ किसको, तो कर ही रहा है सेटिस्फाई। नहीं नहीं, इस साइड वाला करता देन इस वाला नहीं करता, दोनों साइड नहीं हो सकता कभी भी। लाइन के एक साइड का एरिया आएगा, चाहे इधर वाला है इधर वाला है। अब यहाँ आप कितने भी पॉइंट रख लो, इधर सब सेटिस्फाई करेंगे उसको, जो आपकी मर्जी है, रख के देख लो। भाई वाई तो आप रख ही नहीं सकते ना, x1 x ही तो रख सकते हो। तो अब आप बताओ, इससे इधर x लोगे तो वो इससे 3 से छोटा ही होगा। वाई तो आप रख ही नहीं सकते, वाई का टर्म ही नहीं उसमें। इसका मतलब आप सर इस 3 से छोटा कोई x ले लो तो वो छोटा ही तो आएगा, मतलब ये एरिया ही आएगा हमेशा। लेकिन आप एक बात बताओ, मैंने इसलिए नहीं करवाया क्वेश्चन, ये जो मैंने कंस्टेंट लिया है x1 लेस देन इक्वल टू 3, अगर ये कंस्टेंट इसमें नहीं होता तब भी तो एरिया यही आता। इसका मतलब ये फालतू है, और फालतू उसको क्या बोलते हैं, अनावश्यक प्रतिबंध। अनावश्यक प्रतिबंध याद करो, जो मैंने पहला लेक्चर लिया था ग्राफिकल का, फर्स्ट लेक्चर, उसमें पहले मैंने आपको वर्ड लिखवाए थे सारे, तो उसमें एक अनावश्यक प्रतिबंध नाम था,
रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट लिखवाया था मैंने, याद है? तो वो ये होता है, बेनिस्ट यही हो जाता, फिर एक ही होता। तो भाई इसका तो आने नहीं आने का फर्क पड़ा है क्या आपके कुछ? एक होगा तो बेनिस्ट यही हो जाएगा ना बेटा, बिल्कुल। भाई जरूरी थोड़ी है एलपीपी में कंस्ट्रेंट मैंने कहीं लिखवाया कि कम से कम 2 होंगे, तो फिर पेपर ने कहा लिखा है ऐसा? भैया हमें ये पता है कि x1 से इधर रहेगा, x2 से इस साइड में रहेगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये वैल्यू तो आएगी। अगर ऋणात्मक प्रतिबंध सेटिस्फाई नहीं होगा तो एलपीपी नहीं बनेगी फिर तो। अब आपको मान लो यहाँ केवल ये एक ही दे रखा है, तो फिर तो यही होगा ना। और करवाया ना मैंने कल क्वेश्चन, ये एक ही लिया था जिसमें, याद करो, मिनिमम जेड की प्रॉब्लम ली थी मैंने, और यहाँ x1 प्लस x2 लिया था, और यहाँ भी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 लिया था। करा था बेटा, देखो मैंने वो कराया था कि जब लाइन है वो पैरेलल है कंस्ट्रेंट के, लेकिन वहां यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। कौन सा? नहीं, फिर अनावश्यक क्यों होगा? फिर प्रतिबंध ये नहीं आएगा, फिर तो यूं बनेगा, तो ये वाला भाग आएगा ना। अनावश्यक का मतलब है कि उसका होना नहीं होना कोई फर्क नहीं डालता है। वो अनावश्यक, अनावश्यक मतलब फालतू होना, मतलब जो ऐसा इंसान हो जिसका होने नहीं होने का फर्क ही नहीं पड़ता हो। हाँ बिल्कुल, वो तो फिर केस अलग आ जाता ना। तो ये कई बार आ जाता है कि इनमें से अनावश्यक प्रतिबंध कौन सा है। तो अनावश्यक प्रतिबंध वो होगा कि सर अगर ये नहीं होता ना तो भी हमारा हल क्षेत्र ही आ जाता। ठीक है। मनोज हंसी कैसे आ रही है तेरे को? तो ये कौन सा प्रतिबंध है? अनावश्यक प्रतिबंध है, अनावश्यक प्रतिबंध। तो ये लो सारे केस मैंने बता दिए जो भी अब तक आए हुए, अनावश्यक प्रतिबंध। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अब एक दो क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ग्राफिकल अपना कंप्लीट हो गया, वो तो है ही, सब है ही। सुसंगत हल क्षेत्र भी है, बाउंडेड भी है, और सॉल्यूशन भी निकाल लो चाहे। सॉल्यूशन क्या आएगा बोलो? सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका? मतलब इष्टतम हल क्या आएगा? इष्टतम हल रख ले, चेक कर लो इसमें, देखो इसको ओ मान लो 0 0, और एक ए मान लो जो 1 0 है, और बी मान लो जिसमें 0 1 है। तो इस पे जेड के मान निकाल लो, बताओ क्या आएंगे? जेड के मान निकाल लो, क्या आएंगे बोलो? इस केस में जेड का मान 0 आ जाएगा, इस केस में 1 0 पे क्या आ रहा है? 2, और इस पे क्या आ रहा है? 1। इसका इष्टतम हल कौन सा है सर? ये रहा। तो इष्टतम हल है 1 0, और इष्टतम मान क्या है? 2 है। वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसमें ऑप्शन ये डाल सकता है अनावश्यक प्रतिबंध वाला, है ना? अनावश्यक प्रतिबंध। इसमें x1 लेस देन इक्वल टू 3 जो प्रतिबंध था, ये क्या है? अनावश्यक प्रतिबंध है। क्या है? अनावश्यक प्रतिबंध। ये लिख लो आप लोग। इष्टतम हल है ये रहा 1 0, इष्टतम मान है वो 2 हो जाएगा। सुसंगत हल क्षेत्र है, सब है, परिबद्ध भी है, बहुभुज भी है, जो जो आप कहना चाहो सब है? त्रिभुज बहुभुज नहीं होता है क्या? लेकिन हमेशा त्रिभुज नहीं बनता है ना। यहाँ तो ये त्रिभुज बन गया, लेकिन हमेशा त्रिभुज बने जरूरी नहीं है ना, इसीलिए तो बहुभुज बोला जाता है। सम बहुभुज नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना सारी भुजाएं समान हो जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बहुभुज बोला जाता है। ये सारी भुजाएं समान भी हो जाए, क्या समस्या है? ठीक है, लिख लिया बेटा, लिख लिया। चलो दो एक एग्जाम्पल देता हूँ, करो जल्दी से सोल्व। अब सारे केस जो मैंने लिखा है सब आगे कि नहीं आगे बताओ? हर पे एग्जाम्पल आ गया, अनावश्यक प्रतिबंध आ गया,
हल क्षेत्र अगर मान लो अपरिबद्ध है तो वहां पे हल है वो परिबद्ध हो सकता है, अपरिबद्ध हो सकता है, ये भी हमने देख लिया। सारे एग्जाम्पल अपने देख लिए, जो भी टाइप अपने लिए। इससे ज्यादा कोई ऑप्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आपका क्वेश्चन गलत अगर होगा तो फिर इसका मतलब आपको डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है और इसमें कोई रीजन नहीं होगा। उसमें कैलकुलेशन में आप गलती कर दोगे तो एक अलग बात है, बाकी इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल कर लो एक दो प्रैक्टिस के लिए। लिखो, क्वेश्चन लिखो और सभी फाइंड आउट करो। देखिए मैक्सिमम जेड बराबर 3x1 प्लस 5x2, 3x1 प्लस 5x2 सच दैट, और इसके जो कंस्टेंट है वो लिखें, x1 इज लेस देन इक्वल टू 4, x2 इज लेस देन इक्वल टू 6 और 3x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 16 और x1 कॉमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरूरी नहीं है दो ही कंस्टेंट आए, कंस्टेंट कितने भी आ सकते हैं, है ना। कंस्टेंट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसकी मर्जी है। इसमें बताओ सॉल्यूशन, इष्टतम हल, इष्टतम मान, सारी चीजें फाइंड आउट करो। कौन सा रीजन आएगा सब बताओ जल्दी से। करो और आंसर बताओ फटाफट। इधर देख के मत बनाओ, खुद खुद का बनाओ, बाद में मैं यहाँ बनाऊंगा ना उसमें मैच कर लेना। एक तो x1 बराबर 4 लाइन है, एक x2 बराबर 6 लाइन है, और यहाँ से देखे तो 3x1 प्लस 2x2 और बराबर 16, तो पॉइंट निकाल लो। आप x2 को 0 रखोगे तो x1 कितना आएगा, 16/3 कॉमा 0, और जब आप x1 को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो 0,8 हो जाएगा। तो सर इसका मतलब एक तो पॉइंट आ रहा है 0,8, तो पहले तो एक काम कर ले यहाँ पे, x1 बराबर 4, तो एक तो ये मान लो 4 है, ठीक है, और इधर x1 बराबर 6, यानी एक तो ये लाइन आने वाली है और सर एक ये लाइन आनी है इस तरीके से। तो ये मान लेते हैं कि x1 बराबर मेरी 4 लाइन है और ये मेरी लाइन है x2 बराबर 6 लाइन है, ठीक है, ये कंफर्म है। और एक लाइन आएगी सर यहाँ से 16/3 का मतलब कितना हो गया, लगभग 5 थी 15, तो सर इसका मतलब इससे तो नीचे रहेगी, है ना, इससे तो नीचे रहेगी। ये जो पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट तो इधर होगा, तो 0,8 यानी सर ये तो ऊपर जाएगा, तो इसको तो आप ऊपर बना दो थोड़ा सा, ऐसे लिख लो इसको, तो ये आ जाएगा सर, यूँ आएगा लगभग, ये इधर x2 है, तो यहाँ मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा वो लगभग अपना यहाँ होगा ना, यहाँ, तो ये ऐसे बनेगा, देखो, चलो इधर मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अपन ने मान लिया कौन सा है, 16/3 कॉमा 0, और ये मान लिया अपने 0,8,
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके कॉर्नर पॉइंट ही आ जाएंगे। अब किसी को मान लो ये पता करना है कि सर ये जो हमारे पास है ये पॉइंट, अब ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये पॉइंट कौन सा आएगा, 4,6 आएगा। अब मान लो किसी को पता करना है कि इससे इधर रहेगा या इस ये लाइन ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, मान लो कंफ्यूजन हो जाए, तो ये पॉइंट अपना 4,6 है ये वाला, तो 4,6 इसमें रख लो, देख लो, देखो इधर ध्यान दो। अगर मान लो चिंता हो जाए ना कि 4,6 है वो इधर रहेगा या उधर रहेगा, तो इसमें रख के देख लो, तो 4,6 रखेंगे, ये मान क्या आएगा, बड़ा बड़ा आएगा ना ये मान, इसका मतलब सर वो मान ऊपर रह जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना इससे, तो सर नया तो इसके ऊपर आएगा लाइन पे और ना इससे कम होगा, वो किस साइड में रहेगा, उस साइड में। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मान लो कि अब देखो ऐसे आपने ये यूं खींच दिए यूं खींच दिए, जरूरी नहीं है मान सही आए, क्योंकि आपको तो आपने कौन से स्केल से खींचे हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? भाई अपने स्केल से थोड़ी खींचे हैं, तो ऐसे कैसे आइडिया लगे कौन किधर आएगा। तो अपनी समस्या यही तो थी कि भाई सर ये लाइन जो जा रही है वो इस पॉइंट से गुजर रही हो गई, हो सकता है इस पॉइंट से उधर साइड से जा रही हो सकता है इस साइड से जाए, तो स्केल से नहीं बनाओगे तो अपने को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पॉइंट रख के देख लेना, अगर ये इस लाइन पे होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये इस लाइन से इस साइड होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेस देन होगा 16 से, और अगर उस साइड होगा मतलब 16 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, तो रखो इसमें। तो ये पॉइंट है 4,6, इसमें रखो, देखो कितना आ रहा है, 4×3 12 और 6×2 12 यानी 24 आ रहा है। इसका मतलब सर ये इस साइड नहीं है ना ऊपर है उस साइड, इसका मतलब सही डायग्राम है। बात समझ में आ गई ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आग अगर स्केल से बनाते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, वरना अपन तो लाइन ऐसे ही खींच रहे हैं, तो ऐसे खींच रहे हैं वहां पे कई बार गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखना। हाँ भाई हमें इसी, बाकी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस पॉइंट की तो दिक्कत है कि मान लो क्या पता ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही होती, तो वो हमने रख के देख लिया सर सेटिस्फाई नहीं कर रही, फिर क्या पता ये पॉइंट इस लाइन की साइड होता। हाँ नहीं नहीं लाइन इधर ही जाएगी ना, रख के देख लो ना, तो अपन ने रखा तो ये चॉइस आ गया ना मान, तो इस साइड कैसे हो सकता है पॉइंट, उसी साइड होगा ना, क्योंकि चॉइस 16 से बड़ा होता है ना बेटा, आगे ना बात समझ में, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब अब एरिया देखो कौन सा आएगा, सर इससे ये कह रहा है 6 से नीचे, मतलब ये वाला, और ये कह रहा है सर इस साइड वाला, और ये कह रहा है इस साइड वाला, आ गया कि नहीं आ गया बोलो, ये वाला, ये लो। तो ये पॉइंट अपने पास है कौन सा है 4,0, और ये पॉइंट कौन सा है 0,6। सर ये दो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये निकालने पड़ेंगे आपको, ये निकालने पड़ेंगे, तभी तो आप इसका मान बता पाओगे। तो यहाँ से देखो ये कौन सा पॉइंट x1 बराबर 4, तो सर x1 बराबर 4 इसमें रख दो, तो x1 बराबर 4 रखेंगे तो ये 4×3 12, और 4×3 12 का मतलब हो जाएगा इधर तो 4, तो सर ये आ गया x2 का मान 2, 2 आ गया ना, तो इसका मतलब 4,2, ये पॉइंट कौन सा आ गया 4,2 आ गया। फिर ये पॉइंट है तो यहाँ से x2 बराबर 6 रख दो, तो x2 बराबर 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो सर 4, तो 4/3, तो क्या आ गया 4/3, 6, 4/3, 6। पॉइंट तो निकालने आ रहे हैं कौन, भाई ये पॉइंट किन का इंटरसेक्शन है, सर इस लाइन और इस लाइन का, तो मैंने x1 बराबर 4 रख दिया। ये पॉइंट किन का इंटरसेक्शन है, सर x2 बराबर 6 और इस लाइन का, तो इस लाइन में x2 बराबर 6 रख दिया, तो x1 का मान आ गया। तो अब आपका जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन कौन से आ गए, सर कॉर्नर पॉइंट एक तो आ गया 0, 0, और कौन सा आ रहा है 4,0, और कौन सा आ रहा है 0,6, और कौन सा आ रहा है 4/3, 6, और कौन सा आ रहा है 4/2, सॉरी 4,2, ये तो आ रहे हैं। अब इन पे जेड के मान बता दो जल्दी जल्दी क्या आ रहे हैं, मैक्सिमाइज ही करना है ना, तो रख के देख लो क्या आ रहे हैं, तो जेड रख लो पहले उधर ही, क्या है जेड, मैक्सिमम जेड बराबर क्या है 3x1 + 5x2, रखो इसमें मान, ये तो 0 हो गया, और 4,0 पे कितना आएगा 12, और 0,6 पे आएगा 30, और ये आ जाएगा अपना 6×5 = 30,
और 4 34, और ये निकाले तो 4 और 2, तो 4 3 12 और 2 22। तो कौन सा बना? सही है क्या? मान चेक कर लियो। तो इष्टतम हल कौन सा हो गया सर? 4/3, 6। इष्टतम मान क्या हो गया? 34 हो गया। तो पहले डायग्राम बना लो जल्दी से। आगे बात समझ में सबको? लिखें सभी। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर अपना ग्राफिकल है वो कंप्लीट हो गया। तो कुल मिला के अब ग्राफिकल पे आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जब आप स्केल से नहीं बनाते हैं तो पॉइंटों को रख के देखें कि लाइन इधर जाएगी उधर जाएगी, ये सारी चीजें मैच करनी है आपको पहले, या फिर वही स्केल से बना लेना। लिख लिया क्या सबने? जल्दी बनाओ तो बेटा तूने बनाया नहीं था ग्राफ इसका खुद से? तो रफ में बनाया, घर पे बना लेना, फिर में क्यों परेशान हो रहा है? रफ में सही बना था क्या? पॉइंटों में दिक्कत आ गई। एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए उनमें 2 ही आते हैं आपके लगभग में, लेकिन आप प्रैक्टिस करो 3 पे 4 पे, जितने भी आ जाएं। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ तो फिर। और इस क्वेश्चन पे ऐसे गोला कर लेना, ये मैं आगे काम में लूंगा। इस क्वेश्चन पे गोला कर लेना ऐसे, आगे मैं काम में लूंगा इसको दोबारा। तो फिर आपके पास ये तुरंत आ जाना चाहिए, मैं तुरंत कहूँ ये निकालो तो तुरंत आपके पास आ जाना चाहिए ये। ठीक है, ये आ गया, सबने निकाल लिया ये। नेक्स्ट लिखो। गोला इसलिए नहीं करना है कि गलत है है ना क्योंकि आगे जब अपन अब आगे पढ़ेंगे कि भाई अपने पास आधारी हल कैसे निकालते हैं, आधारी सुसंगत हल कितने होते हैं, उसमें अपभ्रष्ट आपने नाम सुनाओ, अनअपभ्रष्ट हल सुने हुए क्या, डीजनरेसी, नॉन डीजनरेसी, अब ये सारी चीजें आएंगी आपके। और वहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैक्सिमम बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो उसको फिर अपन ग्राफिकल से कंपेयर करेंगे, जो कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ है शायद। बाकी तुम्हारे तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं भी आ जाए चीजें। चलो, एक तो लिखने का टाइम बना अपना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भाई। मैक्सिमम जेड बराबर 3x1 प्लस 9x2, 3x1 प्लस 9x2 सच दैट, और जो अपने पास कंस्टेंट है वो लिखे x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, दूसरा लिखे x1 प्लस 2x2 और लेस देन इक्वल्स टू 4, और x1 कोमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करो सभी इस क्वेश्चन को। हाँ, बनाओ इसको जल्दी से। क्या आएगा इसमें बताओ जल्दी जल्दी। सर x1 प्लस 4x2 बराबर आ जाएगा 8। इसमें पॉइंट क्या आ जाएंगे, जब आप x1 को 0 रखेंगे तो x2 2 आ जाएगा, x2 क्या आ जाएगा 2, x2 आ जाएगा 2 अपने पास। ठीक है, और जब x2 को 0 रखेंगे तो x1 आ जाएगा 8, तो 8 कोमा 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा x1 प्लस 2x2 और ये इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट x1 को 0 रखेंगे तो 0 कोमा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 0 4 कोमा 0, 4 कोमा 0। इसको आप लोड कर सकते हैं, तो ये अपने पास x2 हो जाएगा इधर,
और ये अपने पास इस पे x1 हो जाएगा और ये x2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 0,2, तो 0,2 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ मान लेते हैं सर ये 0,2 है। तो एक तो आएगा 0,4 यानी 4,0, तो सर एक लाइन तो यूं जाएगी और एक लाइन यूं मान लो, ठीक है। इधर तो कैसे जा रही है मैं उससे मतलब नहीं है। तो ये कौन सा पॉइंट मान लिया मैंने, मान लो लगभग 4,0 और ये अपना 8,0। तो कौन सा आएगा हल क्षेत्र बताओ। लेस की बात हो रही है, तो सर इधर इस साइड वाला ये और इस साइड वाला, तो सर इसका मतलब कॉमन एरिया ये हो जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया इसमें, एक ये पॉइंट कौन सा हो गया 0,2 और ये हो गया अपना 0,0। तो आप चेक कर लो 0,0, 4,0 और 0,2 पे मान निकाल लोगे, कर लोगे अब तो, ठीक है। लिख लो इसको। तो ये था अपना ग्राफिकल मेथड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनावश्यक हो गया ना ये वाला, जरूरत ही नहीं थी इसकी। ठीक है, तो ये था अपना ग्राफिकल मेथड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। इसमें अब आप देख लेना कॉर्नर पॉइंट कौन से आगे 0,0, 4,0, 0,2। तो ये इसमें मैक्सिमम जेड देख लो किस पे हो रहा है। तो 4,0 पे हो रहा है क्या, या 0,2 पे हो रहा है। 4,0 रखेंगे तो 12 ही हो रहा है, 0,2 पे हो रहा है। तो 0,2 क्या आ जाएगा इसका इष्टतम हल आ जाएगा। 0,2 क्या आ जाएगा इष्टतम हल, और मान आ जाएगा 18 आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये कवर कर लेना सभी लोग, है ना।